ओके, वेलकम बैक। तो हम जो बात कर रहे थे, strategic management process and overview. Strategic management requires every project to be clearly linked to strategy, provides theme and focus of firm's future direction, responding to changes in the external environment. ये environmental scanning कहलाता है। ये आगे मैं थोड़ा चल के मैं फिर बताऊंगा कि environmental scanning किस चीज़ का नाम है। ये बेसिकली SWOT एनालिसिस कहलाता है। SWOT एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उसका पूरा एनालिसिस होता है और उसके बारे में उसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं जिसको आपने एड्रेस करना होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे चल के एलाबोरेट करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द फर्म टू इम्प्रूव इट्स कंपेटिटिव पोजीशन। तो कंपनी के पास पैसा फालतू नहीं होता कि उसको उठा के ज़ाया करे, तो उस पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं ताकि पैसा ज़ाया ना हो। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर पैसा ज़ाया हो रहा है, लेकिन वो जो अगर छोटा मोटा, इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि वो पेनी वाइज और पाउंड फुलिश। तो जो बनिए टाइप के जो सेठ होते हैं, जो सेठ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, तो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, जबकि बड़े बड़े हाथी निकल जाते हैं। और वही चीज़ रिवर्स हो जाती है जब जब जो दूसरी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस होता है। छोटी मोटी जो लीकेजेस होती हैं कंपनी में, विद इन दी कंपनी, जैसे कोई गलत वाउचर जमा करा के पैसे ले लिए, दो 400 600 1000 रुपया, तो वो इसके ऊपर इतना उनको दुख और अफसोस नहीं होता, लेकिन वो यही देखते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, काम हो रहा है तो ठीक है। फिर इसकी मिसाल एक और ये भी है कि जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जब कोई काम करवाने जाते हैं, तो आपको तो लगता है कि यार मैं अगर 200 400 रुपए दे के अपना काम निकलवा लूँ, तो आप वो 200 400 इसलिए देते हैं कि आपको पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे सुबह से शाम तक ये अपने ऑफिस में बिठा के और बोलेगा कि अब मैं नहीं आया, अब मैं आज काम नहीं हो सकता, या साहब नहीं है, साइन नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आपको रुलाते हैं। तो आप उस टाइम को बचाने के लिए फिर बोलते हैं कि ये 200 400 लेके जान छोड़ाओ और अपना काम करो। तो ये बेसिकली ये वाली जो अप्रोच होती है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली होती है। लेकिन अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि आप इस तरह से दूसरे का हक मार रहे होते हैं। जो लाइन में लगा हुआ है उसका क्या कसूर है कि आपने 200 400 ऊपर दिए और सबसे आगे जाके अपना काम करवा के और चले गए। तो बहुत सारी जगहों पे आपने इस चीज़ों को इस तरह से भी देखना होता है। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लिंक्स अमंग मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। और इसी तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये काम भी है कि चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना, कि किस तरह से चीज़ें जो आपके कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है उसके साथ अलाइन होती है। इसके बाद पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। पोर्टफोलियो क्या होता है ये मैं पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। The implementation gap, the lack of understanding and consensus on strategy among top management and middle level functional managers who independently implement this strategy। कहता है कि ये जो पोर्टफोलियो जो है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो होता क्या है। कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही वक्त में अगर 4 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हों जिनका आपस में कोई लिंक ना हो। जब मैं पिछली क्लास में मैंने प्रोग्राम मैनेजमेंट बताया था, तो मैं एग्जांपल देना रह गई थी, वो मैं एग्जांपल अभी बता दूंगा, तो आपको पोर्टफोलियो में और प्रोग्राम में जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। अब जैसे अगर ये जो डैम बनता है कोई भी, तो डैम जो बनता है वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होता है। अब वो मेगा प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली उसमें एक ही वक्त में 3 अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो उसको जो रन करेगा वो बेसिकली प्रोग्राम मैनेजर कहलाएगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कहलाएगा। इसकी वजह यह है कि उसमें एक काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करके और उससे कहा होगा कि तुम कंस्ट्रक्शन के सारे काम जो है वो प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट करो उससे रिलेटेड। एक बंदा जो है वो काम कर रहा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल जो जो पानी के
से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो टर्बाइन और जनरेटर्स लगे होंगे, तो उसके ऊपर काम कर रहा होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको असाइन करके उसे कहेंगे तुम प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट करो। इसी तरह से फिर एक जो होगा वो हाइड्रोलॉजिस्ट होगा जो कि पानी के बहाव को कंट्रोल कर रहा होगा कि कितना पानी है, मुझे कब छोड़ना है। तो वो उसका जो पूरा सिस्टम है, उसको जो उस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा होगा वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा। तो ये एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो तीनों प्रोजेक्ट जो है आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो जब लिंक्ड होते हैं तो वो कहलाता है प्रोग्राम, और अगर लिंक ना हो आपस में तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। तो ये मैंने पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकैप भी दे दिया एक तरह से, समझ लें। तो इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। The lack of understanding and consensus on strategy among top management and middle level functional managers who independently implement this strategy. तो जो मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है, जिसको मैंने कहा था कि टेक्निकल मैनेजमेंट कहलाती है, वो फंक्शनल मैनेजमेंट भी कहलाती है। उसको कहते हैं फंक्शनल मैनेजर्स who independently implement this strategy. तो अब जो एक मिडिल मैनेजमेंट होती है वो एक अलग तरीके से चीज़ों को देख रही होती है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो अलग तरीके से देख रही होती है। तो टॉप मैनेजमेंट के पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाती है। जो मिडिल मैनेजमेंट जिसको देख रही होती है, या तो उसके पास प्रोग्राम होगा या प्रोजेक्ट होगा, और जो ऑपरेशनल लेवल है उस पे सिर्फ प्रोजेक्ट होगा, उसमें प्रोग्राम भी नहीं होगा। तो अच्छा, ये लेकिन अब बात ये है कि फिर मतलब अभी एक तरफ तो मैंने कहा कि जी आप मिडिल मैनेजमेंट पे जाके अपॉइंट होंगे, और अब मैं कह रहा हूँ कि जी वो ऑपरेशनल लेवल पे। तो इसकी ये वजह नहीं है, इसकी वजह ये है कि उसका जो ट्रायंगल बनता है, उसके जो 3 लाइनें अगर मैं ड्रॉ करूँगा, या अगर कहें तो मैं इसको बना के ही दिखा देता हूँ। एक मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। ये ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको? कोई भी बता दे। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है जी। इसमें इसके मैंने, अब ये ड्राइंग मेरी सही नहीं है लेकिन इससे हमें गरज नहीं है, हमें बात को समझना है सिर्फ, ठीक है जी। अब ये मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। तो ये यहाँ पर जो है टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। आप जब अपॉइंट होंगे तो आप तकरीबन इस जगह पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, तो आप इसको और इन दोनों कामों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर होंगे तो आप असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होंगे, या असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होंगे। इवन यहाँ पर भी आप इसी पोजीशन में काम करेंगे, लेकिन अब जब आप यहाँ से यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे तो फिर यू विल बी वर्किंग एज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर भी हो सकता है। इसी तरह से इस जगह पे पोर्टफोलियो मैनेजर तो डेफिनेटली होगा, प्रोग्राम मैनेजर हो सकता है ना हो। तो आप जब यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आ जाएं और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को संभाल रहे हो, और हो सकता है कि आप यहीं पर रहें और प्रोग्राम को संभाल रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि मैं आपको वहां पे आगे लेके चल सकूं। जी क्लियर है? यस सर। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। So we were talking about this slide. ठीक है जी। तो ये अब मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट वे कि मैं आपको उसी वक्त बता दूं कि मैं व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, ठीक है ना? ओके, तो ये पहले वाली बात तो अब क्लियर हो गई कि फंक्शनल मैनेजर, चूंकि टॉप मैनेजमेंट चीज़ों को अलग तरह से देख रही है और फंक्शनल मैनेजमेंट किसी और तरह से देख रही है। फिर कहता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। Project selection is based on the persuasiveness and power of people advocating the project. तो
इसको यूं समझ लें हम, एक मिनट में आपको जवाब देता हूं अभी। आपका सवाल जरा मैं देख लूं कि आपका सवाल क्या है। What is the difference between portfolio manager and program manager? पोर्टफोलियो एक ही वक्त में अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स जिसका आपस में कोई लिंक ना हो, उस पे जो बंदा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था वो बेसिकली कहलाता पोर्टफोलियो मैनेजर। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट हों, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस आपस में अगर लिंक्ड हो तो वो कहलाता है प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम को हेड कर रहा होगा वो प्रोग्राम मैनेजर होगा, जो पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजर कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब इसमें सर एक क्वेश्चन है जी, सर, क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब है कि प्रोग्राम मैनेजर जो होगा वो जरा अथॉराइज्ड होगा, उसका ज्यादा मतलब टॉप पर होगा बजाय इसके कि पोर्टफोलियो मैनेजर के। नहीं, ये उल्टा है। पोर्टफोलियो ऊपर होगा, प्रोग्राम उसके नीचे होगा। लेकिन सर आपने जैसे बताया कि पोर्टफोलियो जो होता है उसके पास सिर्फ मतलब एक ही वो प्रोग्राम होगा, उसके साथ बाकी नहीं, प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम नहीं होगा, एक ही प्रोग्राम नहीं होगा। देखो, मैंने ये नहीं कहा है जो तुम समझ रहे हो। मैंने ये कहा, सुन लो मेरी बात। मैंने ये कहा कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख रहा होगा एक ही वक्त में। प्रोग्राम मैनेजर जो है वो एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट को देख जरूर रहा होगा, लेकिन वो जो दो या दो से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब आपस में लिंक अगर है तो वो प्रोग्राम है, लिंक नहीं है तो वो फिर पोर्टफोलियो है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि पोर्टफोलियो और प्रोग्राम दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हों, लेकिन अगर एक लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो ऊपर होगा और प्रोग्राम नीचे होगा, और प्रोजेक्ट जो है वो उससे भी नीचे होगा। अब क्लियर है या नहीं है अभी भी? यस सर, क्लियर होगा। बस ये है, सर, ये इसको याद रखना है आपने। सर ये जिस तरह एंग्रो काम कर रही है, एंग्रो की मतलब ये कि एंग्रो फूड्स अलग है, एंग्रो पॉलीमर अलग है, एंग्रो पावर जनरेशन अलग है। सही है। तो ये जो एंग्रो की जो आपने बताई ना, एंग्रो फूड्स या एंग्रो पॉलीमर, तो ये है इसके बेसिकली पोर्टफोलियो। ये सब अलग अलग है। जैसे दीवान है तो दीवान शुगर भी है, दीवान मोटर्स भी है, दीवान सीमेंट भी है, दीवान टेक्सटाइल भी है, दीवान ये एनर्जी, आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो ये सारे आपस में पोर्टफोलियो कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम, जैसे मैंने डैम की एग्जांपल दी, तो जो डैम है उसमें जो तीन अलग अलग चीजें हैं, हालांकि है वो अलग अलग बज़ाहिर, एक पानी का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है और एक कंस्ट्रक्शन का सिस्टम है, लेकिन चूंकि वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो वो प्रोग्राम कहलाएगा, वो प्रोजेक्ट, वो पोर्टफोलियो नहीं कहलाएगा। अब सही है? जी सर, जी जी। हाँ, यस सर, ये डिफरेंस है। सो प्रोग्राम मैनेजर इज लाइक आवर इंजीनियरिंग कोर्स। यस, ये मैंने कल भी बताया था कि आपका जो बीई जो है उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहते हैं, हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन उस बीई के प्रोग्राम में आप 8 सेमेस्टर्स जो पढ़ रहे हैं, तो हर सेमेस्टर जो है वो एक प्रोजेक्ट है, और हर सेमेस्टर में जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं वो आपका बेसिकली जो हर कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो एक टास्क है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में उसको हम कहेंगे कोई टास्क है। और जब आप एक कोर्स पास कर लेते हैं तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। जब 2 कोर्सेज पास कर लेते हैं तो कहते हैं कि 2 माइलस्टोन आपने अचीव कर लिए। तो जो 5 कोर्सेज आप पढ़ रहे थे, जब वो 5 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका वो सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये कि ये सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लियर हो गया बात या नहीं अभी भी? यस सर। सर मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे क्यूट में है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ जाएंगे क्योंकि वो सारे कॉलेजेस को देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। और डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोग्राम होंगे और एचओडीज जो हैं वो प्रोजेक्ट्स चला रहे होंगे। जैसे एचओडी इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल को देख रहे होंगे, एचओडी एवियोनिक्स जो है एवियोनिक्स को देख रहे होंगे, एचओडी मेगाट्रॉनिक्स जो है वो मेगाट्रॉनिक्स को देख रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं। डायरेक्टर जो है वो इन तीनों एचओडीज के ऊपर होते हैं, तो वो प्रोग्राम है, और उनसे ऊपर जो है फिर वो पोर्टफोलियो है।
आप सही है? जी सर, जी जी। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड. Organization politics. Project selection is based on the persuasiveness and power of people advocating the project. तो अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जो ज्यादा इफेक्टिवली या जोर से अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकता है तो उसके प्रोजेक्ट को नॉर्मली माना जाता है. तो जिस तरह से अगर आपके मोहल्ले में कभी कोई छाबड़ी वाला गुजर रहा होता है तो एक होता है कि वो बिल्कुल खामोशी से गुजर जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या बेचने आया था. लेकिन एक होता है कि वो मुसलसल बोल रहा होता है कि मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, या अगर वो बोल नहीं सकता है तो वो एक वो रिकॉर्डेड मैसेज है वो माइक पे चला रहा होता है तो लोगों को पता चलता है कि जी ये बंदा जो है ये चीज बेच रहा है. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिक्स चलती है. तो अगर एक बंदा खामोशी से अपना प्रोजेक्ट लेके और मैनेजमेंट के पास जाए और एक जो है वो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही मैनेजमेंट को ना दे बल्कि दूसरे लोगों को भी बोलता रहे कि यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है, इसमें ये फाइल होंगी और ये होगा वो होगा, तो मैनेजमेंट तक वो बात इनडायरेक्टली जब पहुंचती है तो फिर मैनेजमेंट सोचती है कि यार ये वाकई जब इतने लोग इतनी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है. तो ये कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स. Resource conflicts and multitasking. Multi-project environment creates interdependency relationships of shared resources, which results in starting, stopping, and restarting projects. अब यहाँ पर जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हो और वो तीनों चारों जो प्रोजेक्ट्स हों तो उसमें कुछ लोग इधर से उधर जो मूव करते हैं तो जिस बंदे के अंडर में वो एग्जैक्टली वो बंदा काम कर रहा होता है ना तो वो समझता है कि यार ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ज्यादती होने का मतलब ये कि ये तो मेरे रिसोर्स को वो यूज कर रहा है. तो ये जो इससे क्या होता है कि दो लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है. तो उस लड़ाई झगड़े के लिए फिर उसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को देखना होता है. तो यहाँ पर ये बेसिकली जो बात हो रही है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की बात हो रही है. तो ये आपके जो जैसे प्रेसिडेंट हैं उनके पास हर डिपार्टमेंट से इश्यूज आ रहे होते हैं. अब उन इश्यूज को वो कैसे रिजॉल्व करते हैं ये उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो मतलब उस प्रॉब्लम्स को सही तरह से टैकल कर लेते हैं तो ही इज अ गुड पोर्टफोलियो मैनेजर. इसी तरह से ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है. इसके बाद portfolio management system, design of a project portfolio system. आपका portfolio system design कैसे होता है? Classification of project, selection criteria depending upon classification, sources of proposals, evaluating proposals, managing the portfolio of projects. सबसे पहला काम ये है कि आपके सामने 4-5 प्रोजेक्ट्स आए, उनको क्लासिफाई करना है अलग अलग एरियाज में. उसके बाद उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाना है कि ये जो मैंने क्लासिफाई किए हैं उसका क्राइटेरिया कि मैं किस बेसिस के ऊपर किस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दूं, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का काम है. सोर्सेज ऑफ प्रपोजल कि मुझे कहाँ से इस प्रोजेक्ट को करने के लिए प्रपोजल्स की जरूरत है, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना. और जब वो सोर्सेज जो है वो अपने चीज़ें सबमिट कर दें तो उसको इवैल्यूएट करना कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कब कहाँ और कैसे अप्लाई होगा, उसको इवैल्यूएट करना. और उसके बाद जब वो हो जाए तो उसके बाद उसको मैनेज करना. ये उस पूरे प्रोजेक्ट को एज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट उसको मैनेज करना. ये फिर तो चूंकि एक ही वक्त में जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को देख रही होती है तो इसीलिए इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स. जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक है फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल है. फाइनेंशियल में फिर फर्दर 2 चीजें हैं, बल्कि 3 चीजें हैं बेसिकली. एक पेबैक, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अब ये एक्चुअली क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. फिर उसके बाद है नॉन फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द फर्म. नॉन फाइनेंशियल जो है उसको चेक करने के लिए एक चीज कहलाती है इंट्यूशन. इंट्यूशन होता है मतलब गट फीलिंग या वो जो छठे एस होती है कि आपको चीजों को देख के ही अंदाजा होता है कि इसमें किस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए.
तो पे बैक का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया है तो मेरा कितने अरसे में मेरा 100 रुपया जो है वो उस प्रोजेक्ट पे जो मैंने लगाया वो वापस मिल जाएगा। इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो 100 रुपया मैं आज लगा रहा हूँ, 2 साल या 3 साल बाद उस 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर तो वो आने वाले वक्तों में उस 100 रुपए, वो 100 रुपया जो है वो 200 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट पे मुझे पैसा लगाना फीजिबल है। और अगर वो उससे कम हो जाता है तो इसका मतलब ये कि ये मेरा लॉस है, तो लॉस वाले प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया जाता। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया कि कितने अरसे में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, और वो जो पैसा जो मैं आइंदा भी मैं जो कमाऊंगा तो उसकी एक्चुअल वर्थ उस जमाने के हवाले से आज के बराबर, आज के 100 रुपए के बराबर होगी उस जमाने के 200 रुपए, या उस जमाने के जो 200 रुपए हैं वो 50 रुपए रह जाएंगे। तो अगर उस जमाने के 200 रुपए भी वो 50 रुपए रह जाते हैं, जो कि आज 100 रुपए आज जो मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट पे मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जरा सा मतलब ये एनपीवी से ही निकलता है एक्चुअली, लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, न्यूमेरिकल मेथड्स में इटरेशन होती है। तो अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फाइनल डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट वैल्यू हु विल डिसाइड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, इवन छोटे प्रोजेक्ट्स में भी, जो टॉप मैनेजमेंट है, क्योंकि पैसा उसने लगाना होता है, तो वही डिसाइड करती है। आपके डिसीजन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट या फिनिश नहीं होगा, आपका एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उसके ऊपर काम करना है, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहरहाल टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होती है। लेकिन अगर सपोज करें कि आपने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो कि प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो अब आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका कस्टमर होगा। कस्टमर आपसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहेगा तो आप बनाएंगे, नहीं बनवाना चाहेगा तो आप अपनी जेब से पैसे लगा के थोड़ी बनाएंगे। तो आपको उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, और जो पैसा जो भी देगा वो स्पॉन्सर कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में, और जो पैसा लगाता है वो स्पॉन्सर होता है। तो चूंकि वो स्पॉन्सर की जो डिसीजन है वो वैल्यू करता है बनिस्बत एक आम बंदे के। इसके बाद मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल्स। अब ये जो मैं आपको ये दो चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने जो एनईडी वाले जो पूरे वीडियो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें आप प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का जो प्रेजेंटेशन है मेरी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, उसको अगर आप सुन के और देख लेंगे तो आपको ये वेटेड स्कोरिंग मॉडल जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है फिर इरहान का कि how engineer give unique input as a project manager, because there are many managers in project management firms or MBA or BBA. So how engineer gives unique input? ये this is again a very good question. और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि इंजीनियर्स ने बेसिकली खुद अपने आप को डिमोटिवेट किया है। उनको जब ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि मैं ही पढ़ाता हूँ इत्तेफाक से इंस्टीट्यूट में इस वक्त, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो वेटेज नहीं देते हैं। इसकी वजह क्या है? उनको ये लगता है कि हम तो इंजीनियर बन रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से क्या करना है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। इसीलिए MBA और BBA जो बंदे होते हैं ना, वो टॉप पे पहुंचते हैं, जबकि मेरे अपने हिसाब से इंजीनियर जो है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है टॉप पे आने की। और उसका तरीका ये है कि जब आपकी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो यू विल बी ऑन टॉप, यू विल ऑलवेज बी गिवन प्रेफरेंस, बिकॉज उनके पास सिर्फ मैनेजेरियल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं जो कि निस्बतन आसान है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग,
तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी होंगी और मैनेजरियल स्किल्स भी होंगी, तो आपके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि जब ये अंडर ग्रेड लेवल पे आप लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं पढ़ते या नहीं लेते, तो इसकी वजह से आप लोग एज एन इंजीनियर, हालांकि आपका अपर हैंड होता है लेकिन आप वहाँ पर मार खाते हैं। इसलिए आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही कम से कम इस सब्जेक्ट को सही तरह से पढ़ें, सही तरह से समझें। और मैं आपके साथ हूँ हर चीज़। जैसे अभी आपने जितने भी सवाल किए, किसी भी सवाल को मैंने ये नहीं कहा कि जी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ या ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा या छोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा, जितना मुझे आता है वो मैं सब बताने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने इनपुट्स देने होंगे। तो अब मैंने जैसा भी ये कहा कि मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल, तो इसका पूरा ये जो है ना मॉडल वहाँ पर समझाया हुआ है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। तो ये अगर आप वहाँ से पढ़ के और उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर मोर एक्यूरेटली। तो मेरी कोशिश ये है कि आप इसको ज़रा वहाँ से इसको चेक करें तो अच्छा है। ठीक है, अब ये है फाइनेंशियल मॉडल। तो सबसे पहला जो है वो तो है पे बैक मॉडल। मेजर्स द टाइम द प्रोजेक्ट विल टेक टू रिकवर द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, uses more desirable shorter paybacks, emphasizes cash flows, a key factor in business. कैश फ्लो जो है वो बेसिकली एक तरह से समझ लें जैसे गल्ला होता है। गल्ला क्या होता है, जैसे दुकान के पास जाते हैं दुकानदार के पास, तो उसके पास एक वो होता है ना, जैसे आपकी इम्तियाज़ और बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो कंप्यूटर मशीन होती है जिसमें वो पैसे जितने आ रहे होते हैं और जितने जा रहे होते हैं उसका हिसाब किताब कंप्यूटर कर रहा होता है। वो तो सिर्फ बार कोड को पढ़ के और चीज़ें बेच रहा होता है या उसके पैसे वसूल कर रहा होता है कैशियर जो है। तो इसी तरह से ये जो है ना ये वाला सवाल IRR मेथड से, ये अभी हम इसको जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी बेसिस पे ये पता चलेगा, इसलिए अभी इसको रहने दें। या IRR, NPV और पेबैक, ये इन तीनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो यूज मोर डिजायरेबल शॉर्टर पेबैक्स। तो जो पेबैक जिसका कम से कम होता है उसको आपने यूज करना होता है नॉर्मली, और एम्फेसाइज कैश फ्लोज। तो मैं गले की बात जो कर रहा था, तो गले की बात ये है कि जैसे दुकानदार होते हैं नॉर्मली, तो एक बंदा जो है जरा वो पैसे वसूल कर रहा होता है, तो वो बेसिकली सेठ होता है, तो वो कैश फ्लो मेंटेन कर रहा होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और कितना बचा, तो वो उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो कैश फ्लो कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके जो डिसीजंस होते हैं, इसके सब के पीछे जो चीज़ काम कर रही होती है वो आपका ये फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। लिमिटेशंस ऑफ पेबैक, इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये पेबैक जो है वो मतलब वही है जो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैंने अभी बताया कि आज का जो 100 रुपया है वो 2 साल बाद 100 रुपये की वर्थ क्या होगी। अगर तो वो 50 रुपये रह जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो 100 की बजाय 200 हो जाता है तो फिर उसका फायदा है। तो लिमिटेशंस ऑफ पे बैक का मतलब ये कि आज मैंने 100 रुपये लगाया तो मैं 5 साल बाद ये देखता हूँ कि मेरे 100 रुपये मेरे कब वापस आएंगे। तो उस वक्त जो 100 रुपये की वैल्यू क्या है वो पे बैक में हमें नहीं पता चलती। उसके लिए फिर हमें आपको NPV और IRR से उसको चेक करना होता है। इसीलिए ये तीन चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। अज्यूम्स कैश इनफ्लोज फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियड and not beyond, does not consider profitability. मैं एक और पिछले सेमेस्टर में मैंने टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने ये पेबैक और इससे रिलेटेड मैंने इनको लेक्चर्स दिए थे। तो उसकी जो उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो मैं आपको आज ही बल्कि कोशिश करके अपलोड कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि आप वो न्यूमेरिकल को देखें और उसको खुद समझें, और फिर जो सवाल रह जाए तो फिर आप उससे सवाल पूछेंगे तो मैं फिर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकूँगा। तो मैं कोशिश करके आज ही उसको अपलोड कर दूंगा। तो वैसे भी कल और परसों 2 दिन छुट्टी भी है, तो यू विल हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू ऑल दीज documents. Does not consider profitability. Ignores the time value of money, assumes cash inflows for the investment period and not beyond, and does not consider profitability. और ये इसमें पेबैक में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हैं। आप ये देखते हैं कि 100 रुपया जो मैंने लगाया तो कितने अरसे में मेरा 100 रुपया वापस आ रहा है, इसलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता।
तो इसलिए आप इसको उसी तरह से देखेंगे. नॉन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक क्राइटेरिया टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर, to make it difficult for competitors to enter the market, to develop an enabler product which by its introduction will increase sales in more profitable products, to develop core technology that will be used in next generation products, to reduce dependency on unreliable suppliers and to prevent government intervention and regulation. अब ये सारे ये कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर का मतलब ये कि जो मार्केट में अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो या जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ तो इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके साथ मेरा क्या कंपटीशन होगा या उससे मुझे क्या फायदा होगा. दूसरा कहता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंपेटिटर्स टू एंटर द मार्केट. मेरा जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में लेकर आऊँ तो वो ऐसा हो कि जो मेरा कंपेटिटर है वो उसको बीट ना कर सके. तो इसीलिए जो आपकी जो डिज़ाइनर्स ड्रेसिंग होती है तो वो उसकी प्राइस भी हाई होती है. तो प्राइस हाई होने की वजह से उसकी प्राइस को कोई भी दूसरी कंपनीज जो है कम्पीट नहीं कर पाती हैं. जो नॉर्मली अगर एक लालू खेत की दुकान से एक सूट खरीदें जो 2000 में मिलता है तो वही चैन वन से खरीदने जाओ तो वो आपको 5000 का मिलता है. तो आप वहाँ पर बखुशी देते हैं क्योंकि वहाँ पर वो आपको प्रेजेंट अच्छी तरह से करता है. तो जब आप इसलिए आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाई जाती है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आप अपने टॉप मैनेजमेंट को कायल कर सकोगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपका अपना जो इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा बंदा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसके मुकाबले में. तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होता है कि ये इसमें फिर ये पॉलिटिक्स भी काम करती है. पॉलिटिक्स उस वक्त करेगी जब आप उसी चीज़ को नेगेटिवली लेकर चलेंगे और अगर वो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह एम्फेसाइज करके और उस प्रोजेक्ट को कैश करवा सकते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप यहाँ पर फिर आपके वो एथिक्स की जो वैल्यूज आपको सिखाई गई हैं वो फिर काम आती हैं. तो एथिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो दोनों का आपस में चूली दामन का साथ है. तो आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि एथिक्स हम तो मुसलमान हैं हमें क्यों एथिक्स पढ़ाई जाती है. तो इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आप मुसलमान हैं, इसलिए पढ़ाई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फिर आपने आम आदमी के लिए किस तरह से वो काम आ सकती है उसको देखना होता है. और एज एन इंजीनियर आप चूंकि हर रोज नई चीज लेकर आ रहे होते हैं मार्केट में तो उस हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इस प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा नुकसान होगा. तो भले से उसमें मेरा अपना जाती फायदा हो मैं उसको छोड़ दूंगा, उसके पर काम नहीं करूंगा. लेकिन अगर मेरे काम करने से लोगों का भी भला हो रहा है तो मैं अपने फायदे के साथ साथ लोगों की भलाई का भी काम करूँ. इसलिए एथिक्स पढ़ाई जाती है. To develop core technology that will be used in next generation products. अब ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आना जो कि आने वाली ज़माने में भी जैसे अगर कंप्यूटर था तो कंप्यूटर में आप हर रोज़ नई चीज़ आ रही है. तो नई चीज़ आने का मतलब ये है कि वो जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी थी वो तो कंप्यूटर ही है, ठीक है ना. तो वो जो बेसिक चीज़ है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है लेकिन उसमें नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं. तो ये ऐसी चीज़ लेकर आना तो उसका जो है वो ये भी स्ट्रेटेजिक क्राइटेरिया है. To reduce dependency on unreliable suppliers. तो ऐसे बंदे जो कि आपको चीज़ें टाइम पर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर आप डिपेंडेंसी अपनी कम रखें. तो ये आपके नॉन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक क्राइटेरिया है. या मतलब आप इसमें फाइनेंशियल वैल्यूज नहीं काम कर रही हैं बल्कि आपके प्रोजेक्ट को कौन सी चीज़ आगे लेके चलेगी या आपके प्रोजेक्ट को पीछे कर देगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़. टू प्रिवेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन. उसके बाद ये कहता है कि जितना हो सके अपने प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ अगर आपने अलाइन करके चलाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज नहीं आएंगे. अगर वो नहीं करेंगे तो आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के मसाइल आ सकते हैं. इसी तरह से अब ये देता है कि जी मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल्स uses a list of questions to review potential projects and to determine their acceptance or rejection, fails to answer the relative importance or value of a potential project and does not allow for comparison with other potential projects. ये चेकलिस्ट है मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल. मतलब सिलेक्शन आप बेसिकली हम जो पूरा सब्जेक्ट की जो टॉपिक है वो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में है. तो हम किसी प्रोजेक्ट को किन बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं. तो आपने देखा कि एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया है फिर नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया है. अब यहाँ पर बता रहे हैं मल्टी क्राइटेरिया.
उसकी चेकलिस्ट में ये दे रहा है कि यूजेस अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू रिव्यू पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स इन टू डिटरमाइन देयर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, fails to answer the relative importance or value of a potential project and doesn't allow for comparison with other potential projects. अब मैं एक चीज और अभी मैं पढ़ाते हुए सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो मैं बुक के हिसाब से जो लेके चलने की जो कोशिश कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास थोड़ा सा एक हैंडीकैप आ रहा है। वो हैंडीकैप ये है कि आपका जो मैनेजमेंट है या जो पीसी और एचईसी है वो ये चाहते हैं कि जी एक सेट पैटर्न के हिसाब से पूरा कोर्स लेकर चलें, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस स्टेज पे जो चीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती है चीज़ों को समझने और अंडरस्टैंड करने के हवाले से, वो मैंने जो एनईडी को जो लेक्चर्स दिया था इंडियंस को, वो वाला लेक्चर जो है ना, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक मरतबा थोड़ा सा टाइम लगा लें। अगर आप वाकई सिंसियर हैं पढ़ के चीज़ों को समझने में, सिर्फ नंबर के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, तो अब ये ऑनलाइन जब हो रही हैं सारी चीज़ें, तो उसमें जिस तरह से पिछले सेमेस्टर में नकलें कर करके और आप लोगों ने सारी चीज़ें कर ली थी, तो वैसे ही 19-20 का ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि मेरा अपना सजेशन ये है कि आप उन वीडियोस को, तो टोटल 17 वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको गो थ्रू करें, थॉरोली गो थ्रू करें, एक दफ़ा कर लें। तो उसको एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको जो उसकी बैकग्राउंड है ना, इस वाली किताब का जो एक तरह से समझने की जो बैकग्राउंड है, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ना, ये किताब आपके लिए बिल्कुल पीनट्स बन जाएगी, मतलब आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। जैसे ये मैंने मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल वाली जो बात पिछली स्लाइड में भी मैंने बताई थी, तो ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के नाम से वहाँ पर अगर चाहें तो मैं बल्कि आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। 1 मिनट ज़रा दें मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने कहाँ पर और किस तरह से लोड किया हुआ है। मेरा पूरा मैं आपके पास ही हूँ। 1 मिनट दें मुझे, बल्कि हो सकता है कि शायद 1 मिनट बाद ये अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी लाइट चली गई थी इसलिए मैं जी? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या कह रहे हैं? मेरी लाइट चली गई थी इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं वो मैं कुछ और कह रहा हूँ अभी। 1 मिनट ज़रा मुझे दें। जी जी मैं अभी ये स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, बल्कि आप एक काम करें कि ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट में, तो आप दोबारा आ जाएं तो मैं आपको फिर वो स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है? मैं 1-2 मिनट में ही मैं आ रहा हूँ, कहीं इधर उधर जा नहीं रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 10 मिनट में ये दिखा के और फिर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो ओवर। ठीक है, मैं अभी ये सीपी और इन सब चीज़ों के हवाले से मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दें, मैं आ रहा हूँ दोबारा, ठीक है? कहीं जाना नहीं है आप लोगों ने।